Hello students, I am Leena Pandey. Today we are going to learn चतुर्थ मंडलम भारत विद्या। और हाँ स्टूडेंट्स, देखो ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ इसे आपने अच्छे से एंड तक पूरा देखना है और सुनना है। और हाँ, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना और शेयर करना, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, गुड, वेरी गुड। तो चलो हम देखते हैं भारत विद्या। और हाँ, देखो इसके ऊपर से आपको एमसीक्यू पैटर्न से वो क्वेश्चन आते हैं 8 मार्क्स के लिए। ठीक है, 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको सही ऑप्शन देखकर आपको वो फिर से लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आपने इसका पूरा अच्छे से रीडिंग करना है और समझ लेना है, और इसमें से जो भी एमसीक्यू आएगा आपको वो फटक से टिक करना है। ठीक है, तो चलो। भारतदेशस्य प्राचीन इतिहासः संस्कृतविषयिणी या ज्ञानशाखा सा भारतविद्या इति नाम्ना विख्यातः। भारत देश के प्राचीन इतिहास में संस्कृत विषय के जो ज्ञान शाखा है वो भारत विद्या इस नाम से फेमस है। प्राचीन भारतवर्षस्य भाषिक, साहित्यिक, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजकीय आदीनां सर्वेषाम् अंगानां सम्यक् अध्ययनं भारतविद्यायां समाविष्टम्। प्राचीन वर्ष के भाषिक साहित्य रहे या भौगोलिक रहे, आर्थिक रहे, सामाजिक, धार्मिक, राजकीय आदि सभी सब्जेक्ट का, सभी अंगों का सम्यक अध्ययन इस भारत विद्या में पूरा समाविष्ट किया गया है। प्राचीन भारतस्य इतिहासस्य अन्वेषणं, सुसंगतरचना तथैव भारतीय संस्कृतिप्रवाहस्य समालोचनम् इति भारतविद्यायाः प्रयोजनम्। और इस भारत विद्या का मुख्य प्रयोजन, मुख्य हेतु क्या था? प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसे ढूंढना, उसकी सुसंगत रचना करना और उसे भारतीय संस्कृति प्रवाह में अच्छे से ढालना, यही इस भारत विद्या का प्रयोजन था, हेतु था, मुख्य उद्देश्य था। भारत विद्यायाः परिक्षेत्रम अतीव विस्तीर्णम। भारत विद्या का जो परिक्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, विस्तीर्ण है। तस्य बहुविधाः शाखो उपशाखा सन्ति। उसके बहुत से शाखा उपशाखाएं है, बहुत से ब्रांचेस है। तासु काशन अत्र निर्दिष्टाः। उनमें से कुछ शाखाओं का यहाँ नीचे निर्देश किया गया है, यानी आपको जो सिलेबस में कुछ शाखाएं दी गई है। जो देखो, सबसे पहले हमारी नानक शास्त्रम। प्राचीन भारतस्य इतिहास विषये नानक शास्त्रस्य स्थानम् अतीव महत्वपूर्णम्। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में नानक शास्त्र का स्थान अतीव महत्वपूर्ण है। 1837 तमे ख्रीस्ताब्दे प्राचीन नानकानाम् अध्ययनं कृत्वा जेम्स प्रिंसेस अनेन ब्राह्मी लिपि विशदीकृता। 1837 में ख्रीस्ताब्दे, इस साल में, इस ईयर में प्राचीन नानक का अध्ययन करने, यानी प्राचीन जो कॉइन्स थे उनका सबसे पहले उन्होंने अध्ययन किया। यह अध्ययन करने के बाद जेम्स प्रिंसेस, इन्होंने ब्राह्मी लिपि ये अच्छे से विशदीकृत, यानी उसका अच्छे से वर्णन किया। यानी सबसे पहले ये जेम्स जो प्रिंसेस है, इन्होंने सबसे पहले 1837 में प्राचीन जो नानक जो कॉइन्स थे उनका अच्छे से उन्होंने अध्ययन किया। वो स्टडी पूरा होने के बाद उन्होंने ब्राह्मी लिपि जो होती है उसका अच्छे से वर्णन किया। शक, क्षत्रप, कुषाण, सातवाहन आदीनां राजवंशानां, मालव, शिबि, यौध्य आदीनां गणराज्यानां तथा संघ, निगम, जनपद आदीनां परिचयः तैः सर्वे स्वकाले प्रचालितैः नानकैः एव जातः। और बोल रहे हैं कि ये जो अध्ययन करने में ये जो शक, क्षत्रप, कुषाण और सातवाहन आदि जो राजाओं के वंशज है, मालव, शिबि, यौध्या आदि जो गणराज्य है, तथा उसी के साथ संघ, निगम, जनपद, इन सब का जो परिचय है
वो सब परिचय तैः सर्वे स्वकाले, उनका समय प्रचलित ही नानक ही एव जाता। इन सब लोगों का परिचय, उनका समय, ये उन जो हमें जो कॉइन्स मिलते हैं इसके ऊपर से हमें अच्छे से पता चलता है। गुप्तकालः सुवर्णकालः इति यत् उच्यते तस्य प्रतीति तत्कालीनैः सुवर्णनाणकैः एव जायते। गुप्तकाल को जो सुवर्णकाल बोला जाता है, ठीक है, गुप्तकाल को जो सुवर्णकाल बोला जाता है, इसकी प्रतीति हमें उस समय के तत्कालीन जो कॉइन्स थे उसके ऊपर से हमें पता चलता है। और रोमन नाणकानाम उपलब्धि ही भारत रोम वाणिज्यम सूचयति। और हमारे इंडिया में, हमारे भारत में जो रोमन के कॉइन्स हमें मिलते हैं, हमारे यहाँ जो उपलब्ध होते हैं, हमें मिल रहे हैं रोमन्स के जो कॉइन्स, उसके ऊपर से हमें पता चलता है कि रोमन के साथ हमारा वाणिज्य व्यापार था, हमारा व्यापार हो रहा था। वाणिज्य मीन्स व्यापार, हमारी लेन देन हो रही थी, वो इसके ऊपर से हमें समझता है। ठीक है। अस्मिन् शास्त्रे डॉक्टर शोभना गोखले महोदयानां योगदानम महत्वपूर्णम। और इस शास्त्र में डॉक्टर शोभना गोखले महोदय, इनका योगदानम अतीव महत्वपूर्ण है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, समझ में आ रहा है आपको? ठीक, गुड, वेरी गुड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, प्रतिमा विद्या। इसे ही मूर्ति विज्ञानम भी बोला जाता है। अब देखो, मूर्तेः निर्माण विषयकम तथा तस्याः अभिज्ञान विषयकम इदम शास्त्रम प्राचीन भारते बहु विकसितम। बोल रहे कि मूर्ति का निर्माण विषय के बारे में तथा उसी के साथ तस्या अभिज्ञान विषय, उनको पहचान, अभिज्ञान है ना, उनको पहचानने का जो विषय था, इदम शास्त्र, इस शास्त्र में प्राचीन भारत में बहु विकसितम, प्राचीन भारत में ये दो शास्त्र थे, अच्छे से विकसित, खास से विकसित हुए थे। यानी मूर्ति, कोई भी स्टैचू हमें मूर्ति मिलती थी, वो निर्माण कैसे की गई है, वो कहाँ की है, उसके ऊपर वो डिज़ाइन कैसी है, इस बारे में इसका विषय जानना और उसके बारे में अभिज्ञान, उसके बारे में जानना, ये जो दोनों शास्त्र थे वो प्राचीन भारत में खास से प्रचलित थे, अच्छे से बहुविकसित, अच्छे से विकसित डेवलप थे। पुराणानि आगमग्रन्थाः साधनमाला रूपावतार प्रभृतयः ग्रंथविशेषाः मूर्तिनिर्माणं विशदीकुर्वन्ति। बोल रहे कि पुराणों में, आगम ग्रंथ में, साधनमाला, रूपावतार, ऐसे बहुत से ग्रंथ विशेष है कि उन उन सब में मूर्ति निर्माण के बारे में विशद वर्णन किया हुआ है, अच्छे से वर्णन लिखा हुआ है। पुराणों में मिलता है, हमें आगम ग्रंथ में मिलता है, साधनमाला, रूपावतार। ठीक है। फिर बोला है कि प्रतिमानाम अध्ययने प्रतिमायाः संज्ञा, आकृतिः, आसनं, लांछनं, मुद्रा, वाहनं, वर्णः, परिवारः इति आदीनाम अंगानि वर्तन्ते। और बोल रहे कि प्रतिमा, जो स्टैचू का, मूर्तियों का जो अध्ययन होता है, तो उसमें क्या क्या किया जाता है, वो प्रतिमा की संज्ञा, उसे पहचाना जाता है, उसकी आकृति कैसी है, उसका आसन कैसे बैठे हुए है, वो लांछन में उसके ऊपर कौन से खून की हुई है, कौन से सिंबल्स है खून किए गए हैं, उनकी मुद्राएं में क्या लिखा हुआ है, वाहनम क्या है, उनके वाहन पता है ना, वाहन कोई भी एक ये रहता है, एनिमल्स रहे या कुछ भी रहे वाहन, जैसे हम बोल सकते हैं गणेश जी का वाहन क्या है, चूहा बोलते हैं ना, वैसे वाहन क्या है उसका, उसका वर्ण क्या है, उसका परिवार, ये आदि सब अंगों का अध्ययन इस शास्त्र में किया जाता है। श्री नीपू जोशी महोदयस्य भारतीय मूर्तिशास्त्र इति ग्रंथे तथैव डॉक्टर गोब देग देगलूरकर महोदयेन लिखितेषु ग्रंथेषु मूर्तीनाम अध्ययनं कथं कर्तव्यम् इति विशदीकृतम्। और बोल रहे, बता रहे यहाँ कि श्री जे नीपू जोशी महोदय, इनका जो भारतीय मूर्तिशास्त्र इस ग्रंथ में, तथैव उसी के साथ डॉक्टर गोब देगुलकर महोदय, इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हुए हैं, उनमें ग्रंथेषु मूर्ति नाम अध्ययनम कथम कर्तव्यम, कैसे करना चाहिए, इन दोनों ने जो ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने उन्हें बताया है कि मूर्तियों का अध्ययन किस प्रकार से करना चाहिए, वो अच्छे से उन्होंने विशदीकृत वर्णन किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है?
गुड, वेरी गुड। अब हम देखते हैं थर्ड वाला, हस्तलिखित शास्त्रम। मुद्रणकलायाः प्राक् हस्तेनैव ग्रन्थाः लिख्यन्ते स्म। बोल रहे कि मुद्रणकलायाः प्राक्, मुद्रण कला आने के पहले हस्तनैव, हाथ से ही, हाथ के द्वारा ही ग्रंथ लिखा करते थे। भारते अद्यापि शताधिकानि हस्तलिखितानि वर्तन्ते। बोल रहे कि भारत में आज भी शताधिक यानी हजारों ऐसे ग्रंथ हैं वो हस्तलिखित हैं। येषाम् अध्ययनं तथा परिपालनं करणीयम्। उनका अध्ययन करना और परिपालन को संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। तदर्थम हस्तलिखित शास्त्रस्य उदयः जातः, और इसीलिए तो हस्तलिखित शास्त्र का उदय हुआ है। हस्तेन लिखितः अक्षर विन्यासः नाम हस्तलिखितम्। हाथ के द्वारा लिखे हुए जो अक्षर होते हैं उसे ही हस्तलिखित बोला जाता है। हस्तलिखितानां संकलनं, सूचीकरणं, वाचनं, मुद्रणं, स्पष्टीकरणं तथैव संरक्षणम् इति एते विषयाः अस्मिन् शास्त्रे अन्तर्भूताः। और बोल रहे कि इस शास्त्र में क्या क्या अंतर्भूत है। बोल रहे कि हस्तलिखित का संकलन करना, उसका सूचीकरणम करना, उसका वाचन करना, रीडिंग करना, उसका मुद्रण करना यानी प्रिंट करना, स्पष्टीकरण देना उसके बारे में क्या है, किसने लिखा हुआ है, तथा वो उसी के साथ साथ उसका संरक्षण करना, ये सभी विषय इस शास्त्र में अंतर्भूत है। कर्कजात प्राक् भुर्जपत्रेषु, तालपत्रेषु, पटेषु वा लिखितानि हस्तलिखितानि उपलब्धानि। बोल रहे कि कागज, ये जो पेजेस है, पेपर, हमारे जो कागज आने के पहले भुर्ज पत्रों पर, ताल पत्रों यानी भुर्ज के पेड़ थे उनके पत्तियों पर, ताल के जो पेड़ होते थे उनके पत्तियों, ताल के पत्र के ऊपर, पटेशु यानी कोई भी वस्त्र, कपड़े के ऊपर, लिखितानि हस्तलिखितानि उपलब्धानि लिखे हुए हस्तलिखित हमें प्राप्त होते हैं। नीली, निर्यासः, कज्जलं, हरिद्रा इति आदीनां नैसर्गिकद्रव्याणाम् उपयोगः मसीरूपेण क्रियते स्म। और नील का, निर्यास यानी गोंद का, कज्जल यानी काजल का, इन सब का जो वर्णन, हरिद्रा का यानी हल्दी का, इन आदियों का वर्णन नैसर्गिक द्रव्य के रूप में मसी रूपेण यानी इंक, इंक के लिए, इंक के जगह इन चीज़ों का यानी नील का, निर्यास का, कज्जल का, काजल का, हल्दी का यानी टर्मरिक, इन सब का यूज़ किया जाता था। डॉक्टर आर एस शिवगणेश मूर्ति महोदयानां यानी डॉक्टर आर एस शिवगणेश मूर्ति महोदय का इंट्रोडक्शन टू मैन्युस्क्रिप्ट स्क्रिप्टोलॉजी इति पुस्तकं प्रसिद्ध। इनका ये बुक्स अतीव प्रसिद्ध है। नैकासु संस्थासु शास्त्रस्य अस्य अभ्यासक्रमः वर्तन्ते, और अनेक संस्थानों में इस शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। यानी उन सब ने अलग अलग संस्थाओं ने इनका सिलेबस लगा है, हस्तलिखित शास्त्र का कुछ पार्ट अभ्यासक्रम में, सिलेबस में रखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, गुड, वेरी गुड। अब हम हमारा देखते हैं पुराभिलेख विद्या। प्राचीन काले उत्कीर्णः अभिलेखः नाम पुराभिलेखः। प्राचीन काल में जो उत्कीर्ण किए हुए, कोरलेल उत्कीर्ण किए हुए जो लेख रहते हैं यानी ठोक कर, खुदाई कर कर जो लेख लिखे हुए रहते हैं उन्हें बोलते हैं पुराभिलेखः। दानपत्रं, राजज्ञा, प्रशस्तिः इति पुराभिलेखानां त्रयः प्रकाराः। और पुराभिलेख के 3 प्रकार होते थे। कौन से? दानपत्र, ठीक है, यानी किसी को कुछ प्ले दान में दी जाए वो, या दानपत्र, या राजज्ञा, राजा की आज्ञा, या प्रशस्ति पत्र, किसी ने कुछ अच्छा काम किया है तो उसको जो सर्टिफिकेट्स मिलता था वो इसमें पुराभिलेख में आते थे। और बोल रहे हैं कि ये 3 प्रकार के रहते थे। काष्ठ, प्रस्तरः, ताम्रपटः, चर्म आदिषु तष्टा नैके पुराभिलेखाः अभ्यासकैः संशोधिताः, संरक्षिताः तथा अधीताः। और बोल रहे हैं कि काष्ठ, काष्ठ यानी लकड़ियों के ऊपर, प्रस्तर यानी पत्थर के ऊपर, तांबे के ऊपर, चर्म के ऊपर आदि के ऊपर लिखे हुए जो पुराभिलेख है वो अभ्यासकैः संशोधितः, संरक्षितः तथा अधीताः, वो सब
अभ्यासक जो स्टडी करने वाले जो लोग होते हैं उन्होंने उनको संशोधन ने ढूंढ के निकाला, संरक्षित अच्छे से प्रोटेक्शन में रखा हुआ है और उसका अध्ययन भी चालू है। प्राचीन काले ब्राह्मी खरोष्टी शारदा ग्रंथलिपिः इत्यादयः लिपिभेदाः प्रचलिताः। प्राचीन काल में ब्राह्मी खरोष्टी शारदा ये जो ग्रंथ की लिपियाँ थी वो लिपि भेदा प्रचलिता। ये 3 लिपि भेद तब चलते थे, यानी इस लिपि में कुछ भी जो हो जो लिखना था इस लिपि में लिखा जाता था। ब्राह्मी लिपि में लिखा रहेगा या खरोष्टी लिपि में या शारदा लिपि में। तासां वाचनार्थं लिपिशास्त्रस्य ज्ञानम आवश्यकम। और हाँ, वो पढ़ने के लिए, वो लिपि पढ़ने के लिए उस लिपि शास्त्र का ज्ञान होना हमें अति आवश्यक है। डॉक्टर वावी मिराशी महोदयेन पुराभिलेखविद्यासाहाय्येन भवभूति कालिदासयोः कालनिर्णयः कृतः। और बोल रहे हैं कि डॉक्टर वावी मिराशी जो महोदय है इन्होंने पुराभिलेख जो लिखा विद्या सहायन जो लिखा हुआ है उसके सहायता से उन्होंने भवभूति कालिदास इनका समय उन्होंने डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, ओके, समझ में आया? गुड। अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, हमारा पुरातत्व शास्त्र। ठीक है, मानवीय संस्कृतेः कीदृशः आरम्भः, कथं तस्याः विकासः, तस्यां कानि परिवर्तनानि इति एषाम् अंगानां ज्ञानम् अस्य शास्त्रस्य फलम्। बोल रहे हैं, एक मिनट इस पेज को ऊपर ला लेते हैं हम। ठीक है, दिख रहा है? बोल रहे कि मानवीय संस्कृतेः कीदृशः आरम्भः, कथं तस्याः विकासः, तस्यां कानि परिवर्तनानि इति एतेषाम् अंगानां ज्ञानम् अस्य शास्त्रस्य फलम्। बोल रहे कि मानवीय संस्कृति का आरंभ कैसे हुआ, कथम तस्या उनका विकास कैसे हुआ, डेवलप कैसे हुए वो लोग, तस्या कानि परिवर्तनानि उनमें कौन से परिवर्तन आए, कौन से चेंजेस हुए उनमें, एतेषाम् अंगानां ज्ञान इन सब का अंगों का ज्ञान ही अस्य शास्त्रस्य फलम्, इस शास्त्र का फल है, यानी इस शास्त्र में इन सब की स्टडी की जाती है। समन्वेषणम् उत्खननम् उत्खननात् लब्धानाम् अवशेषाणां कालमापनं तथा तेषाम् अध्ययनं सूचीकरणं प्रतिपालनम् इति विभागाः अस्मिन् शास्त्रे वर्तते। और बोल रहे हैं कि इस शास्त्र में क्या जो पढ़ा जाता है क्या क्या कौन से विभाग है। उत्खननात् लब्धानाम अवशेषाणाम, उत्खनन के बाद जो हमें अवशेष मिलते हैं, कुछ भी जो चीज़ें हमें मिलती है उसके ऊपर से काल मापन करना, उनका समय डिसाइड करना, तथा तेषाम अध्ययनम, उन चीज़ों का अध्ययन करना, सूचीकरण करना, उसे वो कहाँ के वो सूचित करना, प्रतिपालन करना, उसे प्रतिपालित संरक्षण करना, ये एते विभागः अस्मिन् शास्त्रे वर्तन्ते। ये सब विभाग, ये सब डिपार्टमेंट इस शास्त्र में अंतर्भूत है। तैः मानवस्य उत्क्रांतिः जीवनपद्धतिः संस्कृतिः एतेषां परिचयः भवति। उसके ऊपर से ही हमें समझ में आता है कि मानव उत्क्रांति कैसे हुई, मानव की उत्क्रांति कैसे हुई, उनकी जीवन पद्धति कैसे थी, संस्कृति कल्चर क्या था, इन सब चीज़ों का परिचय हमें इस पुरातत्व शास्त्र के ऊपर से हमें प्राप्त होता है, मिलता है। श्री राखलदास बैनर्जी महोदयः सिंधु संस्कृति अन्वेषणे सहभागं दत्तवान्। बोल रहे कि श्री राखलदास बैनर्जी महोदय इन्होंने सिंधु संस्कृति अन्वेषण करते समय उन्होंने अपना सहभाग वहाँ दिया था, वो वहाँ थे उस समय। तथैव डॉक्टर ह.दी. सांकलिया महोदय ने महाराष्ट्र प्राचीन संस्कृति अन्वेषिता। बोल रहे कि डॉक्टर ह.दी. सांकलिया महोदय थे, इन्होंने महाराष्ट्र की प्राचीन संस्कृति ढूंढ के निकाली। डॉक्टर म के ढवळीकर महोदय ही इनामगा विषय कृतम संशोधनम प्रसिद्धम। और डॉक्टर म के ढवळीकर महोदय इन्होंने इनाम गांव के बारे में जो संशोधन किया हुआ वो तो फेमस ही है, अच्छा प्रचलित है, प्रसिद्ध है। ठीक है, समझा स्टूडेंट? आपको समझ में आ रहा है बेटा? गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्थापत्य शास्त्र यानी वास्तुकला। प्राचीन भारते एतत् शास्त्रम अतीव विकसितम। प्राचीन भारत में ये शास्त्र अच्छे से विकसित था, डेवलप था।
मयमतं समराङ्गसूत्रधा प्रासादमण्डनम् इति आदयः प्राचीनस्थापत्यविषयकाः नैके ग्रन्थाः प्रसिद्धाः। मयमतं समराङ्गन सूत्रधा प्रासाद मंडनम आदि, ये जो बुक्स है आदि प्राचीन स्थापत्य विषय के अनेक ग्रंथ प्रसिद्ध है। यानी स्थापत्य शास्त्र में मयमतम, समरांग सूत्रधार और प्रसाद मंडनम ये ग्रंथ प्रसिद्ध है। नागर वेसर द्रविड़ नामभिः प्रसिद्धानि पद्धतिभिः निर्मितानि बहूनि मंदिराणि भारते दृश्यन्ते। बोल रहे कि नागर वेसर द्रविड़ नाम भी, इस नाम के जो प्रसिद्ध आदि पद्धति है इन पद्धतियों से निर्मित बहुत से मंदिर हमें भारत में दिखाई देते हैं। शैलगुहाः काष्ठपाषाणादिकैः रचितानि मन्दिराणि प्रासादाः प्राचीननगराणि इति आदीनाम् अध्ययनम् अस्य शास्त्रस्य विषय। और इस शास्त्र का विषय क्या था? शैल गुहा, यानी पत्थरों में जो गुफाएं रहती थी, केव जो रहता था, उनका काष्ठ पाषाण आदि के ही, काष्ठ यानी लकड़ियों से, पाषाण यानी पत्थरों से बने हुए, रचितानी मंदिरानी बने हुए जो मंदिर है, प्रासाद यानी राजवाड़े पैलेस जो रहते थे, प्राचीन नगर जो रहते थे, इन आदियों का अध्ययन इस शास्त्र का विषय होता था। और डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर महोदय से संशोधन भीमबेटका शैलभित्ति चित्राणि प्रकाशितानि। और बोल रहे कि डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर महोदय, इन्होंने इनके संशोधन से हमें जो भीमबेटका ये शैलभित्ति चित्राणी जो मिली है वो प्रकाशित है यानी शैलभित्ति चित्राणी प्रकाशित है, उनके संशोधन से हमें भीमबेटका ये जान पड़ा। ठीक है, हमें पता चला। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? गुड, वेरी गुड। अब हम हमारा देखते हैं लास्ट वाला, बृहत्तर भारत विद्या। ठीक है, वाणिज्यार्थं तथा बौद्ध धर्म प्रसारार्थं भारतीयाः विविध देशान् गताः। बोल रहे कि वाणिज्य के लिए यानी व्यापार के लिए, साथ ही साथ बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए भारतीय जो इंडियंस थे वो विविध देशों में जाते थे। अतः तत्र विकसिताः भारतीय संस्कृति ही अद्यापि दृश्यते। इसलिए वहाँ जो विकसित भारतीय जो संस्कृति है वो आज भी हमें दिखाई देती है। आग्नेय आशिया आस्थितेषु बाली कंबोडिया आदि देशेषु अपि भारतीय वास्तुकलायाः आविष्कारः दृश्यते। बोल रहे कि आग्नेय में आशिया के जो आग्नेय भाग में जो स्थित जो बाली कंबोडिया आदि देश है, इनमें भारतीय वास्तुकला का जो आविष्कार है वो आज भी हमें दिखाई देता है। तथा उसी के साथ कंबोडिया आदि देश अंकोर मंदिर समूह, उनका जो मंदिर का समूह है, हमारे इंडियंस का जो मंदिर समूह है वो आज भी वहाँ स्थित है। एताभिः शाखाभिः सार्धं भाषाशास्त्रं, दैवतशास्त्रं, तत्त्वज्ञानं, धर्मशास्त्रं, चित्रकला, शिल्पकला आदीनां कतिपयानां विषयाणां समावेशः भारतीयविद्यायाम् एव भवति। और बोल रहे हैं कि एताभिः, इस प्रकार से अनेक शाखाओं का, इस बोल रहे कि जैसे एताभिः शाखाभिः सार्धम, इस शाखाओं के साथ, इन शाखाओं के सह और से बहुत सी शाखा है। फॉर एग्जाम्पल भाषा शास्त्र, दैवत शास्त्र, तत्वज्ञान, धर्मशास्त्र, चित्रकला, शिल्पकला इति आदि सब का कतिपय विषयों का समावेश इस भारतीय विद्या में किया गया है। एतस्याः भारतीय विद्यायाः द्वारेण ऐतिह्यं संशोधयितुं नैके विद्वांसः प्रयत्नशीलाः। इन सब भारतीय विद्याओं का प्रेरक जो ऐतिहास संशोधन ये करके प्रेरणा लेके अनेक संशोधन जो स्कॉलर ये रिसर्चर है, अनेक विद्वान प्रयत्न कर रहे हैं, अपने स्टडी कर रहे हैं। डेक्कन कॉलेज पुणे, भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन मंदिरम पुणे, भारत इतिहास संशोधन मंडलम पुणे, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, विदर्भ संशोधन मंडलम नागपुर इति आदिषु संशोधन संस्थासु भारतीय विद्या विषयकम संशोधनम प्रचलितम। बोल रहे हैं कि इन सब कॉलेजेस में भारतीय विषयों का जो विद्या विषय का संशोधन है आज भी प्रचलित है, चालू है। संस्कृत ज्ञानम कृते अस्मिन् विषये नैकाः उपलब्धयः सन्ति। बोल रहे कि संस्कृत ज्ञान के लिए अस्मिन् विषय में अनेक ग्रंथ हैं, अनेक जो शाखा है वो उपलब्ध है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है बच्चों? गुड, वेरी गुड।
और देखो हाँ स्टूडेंट्स, ये जो नाट्य विषय है इस बार सिलेबस से आपको कट किया गया है, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वो इन्हीं जो अभी मैंने जो आपको पढ़ाया है, नानक शास्त्रम, प्रतिमा, ये जो ऊपर से हम देख रहे हैं ना, नानक शास्त्रम, प्रतिमा विद्या, मूर्ति विद्या, हस्तलिखित शास्त्रम, पुराभिलेख विद्या, स्थापत्य शास्त्रम, ठीक है, पुरातत्व, ये जो हमने देखा, और लास्ट एंड तक हमने जो देखा है बृहत्तर भारत विद्या, ये पार्ट आपको इस साल सिलेबस में आपको आने वाला है। और इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर है, देखो इस प्रकार से आएंगे आपको एमसीक्यू पैटर्न से, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे और आपको वो टिक करके आपको लिखना है। और आप ये वीडियो आप बार बार सुनोगे, 2-3 बार भी आपने अच्छे से ध्यान से सुनना, और एक बार सुन लिया आपने अच्छे से तो ये जो क्वेश्चन आंसर है आपको पूरे के पूरे आ जाएंगे। और आपको यहाँ से ओनली 25 जो क्वेश्चन है वहीं तक आपको करना है, 25 तक, ठीक है। देखो चित्रकला शिल्प आदि विषय है, अभी यहाँ तक ही आपको करना है। आगे के क्वेश्चन इस ईयर यानी 2021 जो ईयर चल रहा है हमारा, इस ईयर के सिलेबस में इसके आगे के नहीं आएंगे, ठीक है। ओके, समझ में आया? ओके बच्चों, गुड, वेरी गुड। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।